अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप? नाइट्रोजन जो है वो अपने रिमेनिंग एलिमेंट्स से किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। इसको हम दूसरे लफ्जों में पिकुलियर बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन भी कहेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आप लोगों को बोला था कि इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, और इसके जो पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के वो हम डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन इज गैस वाइल अदर्स आर सॉलिड्स, कि ग्रुप 5 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये एलिमेंट्स हैं। तो इन तमाम में सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो गैस है, बाकी तमाम जो है वो सॉलिड्स हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ। नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन हैज नो एलोट्रॉप्स वाइल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इन तमाम के एलोट्रॉप्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स नाइट्रोजन जो है उसका वैलेंस शेल जस्ट ऑक्टेट पे ही रेस्ट्रिक्ट करता है। इसके वैलेंस शेल में जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में नहीं होते। उसकी रीजन ये है कि इसका डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। और इसमें समटाइम्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह से भी आते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, जबकि फास्फोरस और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो वो 5 बॉन्ड भी बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी आता है, तो उसके आंसर में जस्ट आपने ये लास्ट पॉइंट जो वो लिखना है कि नाइट्रोजन का वैलेंस शेल ऑक्टेट पे रेस्ट्रिक्ट करता है, जबकि बाकी तमाम एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से वो 5 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा अगर इस तरह से आता है कि नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन ऐसा है जो 3 या 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि फास्फोरस और बाकी तमाम मेंबर्स जो वो 5 बॉन्ड भी बनाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड पेपर में आता है। हाउ डज एक्वेरिजिया डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम? पहले तो हम ये बताना है कि एक्वेरिजिया है क्या, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरह से होगा कि गोल्ड और प्लैटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 पार्ट बाय वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड होता है और 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम इसमें HCl होता है। इस मिक्सचर को हम एक्वेरिजिया कहते हैं। तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो स्टूडेंट्स नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, साथ में वाटर बनता है और नेसेंट या एटॉमिक क्लोरीन निकलती है। ये स्टूडेंट्स ये नेसेंट या एटॉमिक क्लोरीन जो है बेसिकली ये गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करके अपना सॉल्ट बनाते हैं, और वो सॉल्ट जो यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दिस एटॉमिक और नेसेंट क्लोरीन विल रिएक्ट विद गोल्ड एंड प्लेटिनम। नीचे मैंने इसको रिएक्शन लिख दिए। गोल्ड जो है वो 3 क्लोरीन एटम्स के साथ रिएक्शन करेगा और गोल्ड 3 क्लोराइड बन जाएगा AuCl3, जबकि प्लेटिनम जो वो 4 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करेगा और PtCl4 प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बन जाएगा और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन अ कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीकों से आता है। समटाइम्स इसकी सिमिलैरिटीज पूछी जाती हैं, समटाइम्स इसके डिसिमिलैरिटीज पूछी जाती है। तो मैंने दोनों को साइड बाय साइड जो है वो डिस्कस किया है। आप लोग इनके चारों चारों पॉइंट्स जो है वो आसानी से रिमाइंड कर सकते हैं। पहला ये है कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल्स हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बोथ हैव एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स दोनों ही शो करते हैं। बोथ हैव पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में और ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर S2 और एसिड दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोथ कंबाइंड विद मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड विद नेगेटिव 2 ऑक्सीजन स्टेट्स, दोनों ही नेगेटिव 2 ऑक्सीजन स्टेट के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। इस तरह से मैंने डिसिमिलैरिटीज को भी मेंशन किया यहाँ पे। अगर आपसे डिसिमिलैरिटीज मीन डिफरेंट जो है ना वो पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन इज गैस वाइल सल्फर इज सॉलिड। ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसका। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है जबकि सल्फर डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन हेल्प इन कंबस्शन जबकि सल्फर इटसेल्फ कंबस्ट हो जाती है। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि ऑक्सीजन का सिर्फ -2 ऑक्सीजन स्टेट होता है, जबकि सल्फर -2 +2 +4 +6 के साथ ऑक्सीजन स्टेट शो करता है अपने डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बाज़ कोई मेटल या नॉन मेटल के साथ इसके रिएक्शन जो पूछे जाते होते हैं, तो मैंने समराइज किया इसको इंतहाई इजी वे के अंदर। तो ये देखें आप लोग 5 रिएक्शन इसके मेटल्स के साथ आसानी से याद कर सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड एंड लेड। 5 रिएक्शन सिर्फ इस एक रिएक्शन को याद करके तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे कि जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, इसका रिस्पेक्टिव सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अगर कॉपर की जगह स्टूडेंट्स सिल्वर है तो सिल्वर सल्फेट बन जाएगा, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी सल्फेट बन जाएगा, गोल्ड है तो गोल्ड का सल्फेट बन जाएगा, लेड है तो लेड का सल्फेट बन जाएगा, साथ में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। और ये अक्सर बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉपर के साथ इसका रिएक्शन लिखें और ये रिएक्शन की नेचर क्या है। सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उसके बाद कुछ और मेटल्स हैं जिनके साथ मैंने रिएक्शन इसका लिखा है। ये 4 रिएक्शंस हैं जो कि आप एक रिएक्शन के साथ आसानी से इनको याद कर लेंगे। एक्टिव मेटल लाइक दैट ऑफ आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है और टिन है। ये जब रिएक्ट करते हैं ना एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में सल्फेट बन जाएगा। जैसा कि मैंने जिंक का रिएक्शन लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गोज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कार्बन और सल्फर जैसे नॉन मेटल जो है वो भी जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर बनाएंगे, साथ में जो नॉन मेटल है वो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कार्बन का रिएक्शन यहाँ पे लिखा है। कार्बन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे सल्फर होता कार्बन की जगह पे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होनी थी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड पेपर्स में आया हुआ है। एक्सप्लेन बिक्लेनाइट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका रिएक्शन है कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो आपस में रिएक्शन कर जाती हैं 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मीन इलेक्ट्रिक आर्क की मौजूदगी में, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड स्टूडेंट्स बनता है इसका फौरन से टेम्परेचर हम डिक्रीज कर लेते हैं और 1000 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है वो डिकम्पोज ना हो जाए। और सेकंड पॉइंट है इसका कि अब हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये रिएक्शन 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो कंटिन्यू होता है। सो NO प्लस O2 गोज टू NO2। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स के ये जो NO2 प्रोड्यूस हुआ है इसको हम वाटर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 2 चीजें प्रोड्यूस होंगी, नाइट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा और नाइट्रस एसिड भी प्रोड्यूस होगा। NO2 प्लस वाटर गोज टू HNO3 प्लस HNO2। और ये जो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस हुआ है इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, मीन ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये स्टूडेंट्स इधर जो है वो वाटर प्रोड्यूस होता है, इसको आप जो है वो चेंज कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी आ जाता होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी आ जाता होता है, तो मैंने दोनों को यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। Concentrated nitric acid having vapors of NO2 gas is called fuming nitric acid, HNO3.NO2. It is used in organic synthesis and explosives. और उसके बाद मैंने लिखा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो हमारे पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम प्रोड्यूस होता है और ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यही इसकी इंपॉर्टेंस की रीजन भी है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिमूव्स वाटर फ्रॉम अदर्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसा कंपाउंड, ऐसी स्पीशी है जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस से वाटर को रिमूव करवा देता है। तो देखते हैं ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से वाटर निकाल लेगा
और पीछे इथीन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को प्लेस करते हैं तो ग्लूकोज में से 6 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, पीछे कार्बन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर से पूछा जाता होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुछ रिएक्शन लिखे, तो H2S, HBr, HI ये रिड्यूस हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में। मीन H2S सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, HBr Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा, HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होंगे। और ये रिएक्शन मैंने एक का लिखा है, H2S प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गोज टू सल्फर प्लस SO2 प्लस वाटर। तो आप अगर HBr यहां पे लिखेंगे तो सल्फर की जगह Br2 प्रोड्यूस होगा, और HI यहां पे लिखेंगे तो सल्फर की जगह आयोडीन प्रोड्यूस होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव द एडवांटेजेस ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा पास पेपर्स में आ चुका हुआ है कि कांटेक्ट प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज यही है कि कैटलिस्ट V2O5 जो यहाँ पे हम यूज करते हैं वो सॉलिड फेज के अंदर है और आसानी से हैंडल किया जा सकता है। मीन catalyst V2O5 is solid and can be handled easily. Second point है सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारे पास ओलियम प्रोड्यूस होता है, ओलियम में हम वाटर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मिक्स करके तो हम अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है एज नो साइड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, इसमें कोई साइड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता, इसलिए ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। लास्ट पॉइंट है इसका इट इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रेपरेशन, कि ये कमर्शियल प्रेपरेशन में ही यही जो है वो कॉन्टेक्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई इज SO3 डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नॉट इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज, रीजंस नोट कर लें स्टूडेंट्स। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और सॉल्युबल, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वाटर का तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी उसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है मोर ओवर डेंस फॉग इज प्रोड्यूस विच डज नॉट कंडेंस इजिली, चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उसका फॉग बन जाएगा और वो जो है वो थ्रू आउट स्प्रेड हो जाएगा, जो कि आसानी से कंडेंस नहीं होगा, दैट में डैमेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स hence SO3 is dissolved in sulfuric acid to get oleum, लिहाजा हम SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके ओलियम बना लेते हैं और फिर ओलियम में अपनी मर्जी से हम वाटर ऐड करके तो अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डिस्क्राइब रिंग टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस इन सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है रिंग टेस्ट। पहले तो हम देखते हैं रिंग टेस्ट है क्या। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट रेडिकल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मौजूद नाइट्रेट रेडिकल का ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, रिंग टेस्ट इसे हम बोलते हैं। ये परफॉर्म कैसे किया जाता है देखते हैं। दिस सॉल्ट हैविंग नाइट्रेट आयन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये जो सॉल्ट है जिसमें नाइट्रेट आयन है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। फिर हम टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में ये हमने दोनों चीजें डाली है, मीन हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में पहले हमने नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, फिर हम अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं। तो जैसे ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को टच करेगा वहीं पर एक ब्राउन रिंग जो है वो बन जाएगा, जिसे हम रिंग टेस्ट कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का ये एक रिंग बन जाता है। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है FeSO4 plus NO goes to FeSO4.NO। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। NO2 is strong oxidizing agent, prove the ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग एग्जांपल। कि NO2 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इसके कुछ रिएक्शंस जो है
वो यहाँ पे नोट डाउन करें। तो लिखा हुआ इट ऑक्सीडाइज H2S, कि ये H2S को सल्फर में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, और H2S प्लस NO2 गोज टू सल्फर प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसी तरह से इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस NO2 goes to ferric sulfate Fe2SO4 taken twice plus water plus NO। तो ये दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट और इजी हैं, और आप इनको आसानी से याद भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ स्टूडेंट्स। हाउ डज नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आर्सेनिक एंड एंटीमनी और विद अदर मेटल्स गिव रिएक्शंस। तो नाइट्रिक एसिड के भी कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शंस जो वो हमने करने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर की हैं इसको याद करने की। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये 5 रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जो आप एक ही रिएक्शन को याद करके इन 5 रिएक्शंस को फिंगर टिप्स पे ले सकते हैं टू प्रोड्यूस देयर एसिड्स अलोंग विद NO2 एंड वाटर। मीन कार्बन से क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर से क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस से क्या बनेगा, फास्फोरिक एसिड। आर्सेनिक से क्या बनेगा, आर्सेनस एसिड। एंटीमनी से क्या बनेगा, एंटीमोनियल एसिड। और साथ में प्रोड्यूस क्या होगा, NO2 और वाटर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आर्सेनिक का रिएक्शन मैंने लिखा है, आर्सेनिक H3ASO4 बनेगा, साथ में NO2 वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अगर एंटीमनी है तो एंटीमोनियल एसिड H3SbO4 बनेगा, साथ में NO2 और वाटर बनेगा। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन होता तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होना था, NO2 वाटर तो प्रोड्यूस होना ही है। अगर सल्फर होता तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाना था, और साथ में NO2 वाटर प्रोड्यूस होना था। और अगर फास्फोरस होता तो स्टूडेंट्स फास्फोरिक एसिड बन जाता, और NO2 वाटर साथ में इसी तरह से प्रोड्यूस हो ही जाना था। और इसी तरह से नेक्स्ट मैंने कुछ और मेटल्स के रिएक्शन यहाँ पे मेंशन किए हैं कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, जिंक और टिन। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, जिंक एंड टिन अगर नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो भी मेटल्स हैं वो अपने नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ में NO2 और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये आप आसानी से इन रिएक्शंस को भी याद कर सकते हैं। तो ये देखें 5 और 5 10 रिएक्शन जो है वो मैंने आप लोगों को दे दिए, जो कि सिर्फ 2 रिएक्शन को याद करने से आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, गिव मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ PCl3। PCl3 किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो पहला रिएक्शन है कि जब हम फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो PCl3 प्रोड्यूस होता है। 2P प्लस 3Cl2 गोज टू 2PCl3, यानी व्हाइट फास्फोरस जो है वो उसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ और इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा रिएक्शन है बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस विद थायोनाइल क्लोराइड, कि फास्फोरस जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ, तो देन PCl3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर मोनोक्लोराइड प्रोड्यूस होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स पास्ट पेपर्स में ये आया हुआ है। P2O5 इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रूव इट बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो मैंने रिएक्शन एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए हैं। इट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड कन्वर्ट नाइट्रिक एसिड टू N2O5। नाइट्रिक एसिड में से वाटर निकालेगा तो N2O5 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकालेगा तो SO3 बन जाएगा, एस्ट्रिक एसिड में से वाटर निकालेगा तो एस्ट्रिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल में से वाटर निकालेगा तो इथीन बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें आप रिएक्शन देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड में से जब वाटर निकलेगा P2O5 निकालेगा तो नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा N2O5 में, और वाटर जो है वो P2O5 के साथ रिएक्शन करके 2HPO3 बना देगा। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में से भी जब वाटर निकालेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा और साथ में HPO3 बन जाएगा। तो इंतहाई इजी वे में आप ये रिएक्शन याद कर सकते हैं। अगर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर एसिटिक एसिड आ गया तो स्टूडेंट्स एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, और इथाइल अल्कोहल आ गया तो इथीन बन जाएगा, और बाकी साथ में HPO3 तो बनेगा ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज लॉफिंग गैस, गिव रिएक्शंस ऑफ इट्स प्रिपरेशन। लॉफिंग गैस क्या है, इसके प्रिपरेशन रिएक्शन बता दें। सो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नोन एज लॉफिंग गैस।
डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस कहते हैं कि जिंक जब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक नाइट्रेट N2 और वाटर प्रोड्यूस होता है। और दूसरा रिएक्शन है स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो अगेन लॉफिंग गैस N2O और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इंतहाई इजी है इसके भी दोनों रिएक्शन याद करने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गिव रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है इसके दोनों रिएक्शंस मेंशन कर दें। तो N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को जब वाटर में आइस कोल्ड वाटर में जब हम पुट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो स्टूडेंट्स नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हम बेरियम नाइट्राइड का सोल्यूशन लेते हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं, ये दोनों आइस कोल्ड होते हैं, मीन इसका टेम्परेचर भी बहुत लो होता है। सो बेरियम सल्फेट और नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दो रिएक्शन है स्टूडेंट्स नाइट्रस एसिड की प्रिपरेशन के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाउ डज नाइट्रस एसिड एक्ट एज। अब नाइट्रस एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का बिहेवियर शो करता है। तो ये दोनों अलग अलग से बात पूछे जाते हैं, मैंने दोनों का एक एक रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाइट्रस एसिड एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन लिखा है कि ये HI को I2 के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो स्टूडेंट्स देखें 2 मोल ऑफ नाइट्रस एसिड है HNO2 + 2HI goes to 2 water + 2NO + I2। तो HI को कन्वर्ट कर दिया इसमें आयोडीन के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि ये ब्रोमीन को HBr में कन्वर्ट कर देगा। तो HNO2 + Br2 + वाटर तो HNO3 बनेगा और साथ में HBr बन जाएगा। तो दोनों किस्म के बिहेवियर इसने शो किए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रिड्यूसिंग एजेंट का भी। तो बाज़ ये रिडॉक्स रिएक्शन का पूछा जाता है। तो अगर रिडॉक्स पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स इसमें हम दोनों चीजें इसकी मेंशन करेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन भी और ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन भी। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फास्फोरिक एसिड एक्ट्स एज अ ट्राई बेसिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में ये पास पेपर्स में आया हुआ है। फास्फोरिक एसिड किस तरह से ट्राई बेसिक एसिड का रोल प्ले करता है। तो वीक ट्राई बेसिक एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और 1 by 1 तीनों हाइड्रोजन निकाल देता है और 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं कि पहले H3PO4 जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो NaH2 सोडियम डाइहाइड्रोफॉस्फेट बनाएगा और दूसरे स्टेप में डाई सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट बनाएगा और तीसरे स्टेप में सोडियम फॉस्फेट बनाएगा। तो 1 by 1 इसके हाइड्रोजन जो है वो स्टूडेंट्स रिमूव होते चले जाएंगे और ये ट्राई बेसिक एसिड का रोल प्ले करेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राइट डाउन यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के हमने चार यूजेस लिखने हैं। नाइट्रिक एसिड, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों में ये एक यूज कॉमन है कि ये लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि नाइट्रिक एसिड में है कि ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। और तीसरा पॉइंट है कि ये एक्सप्लोसिव्स में इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बैंड है। नॉर्मली आसानी से ये नाइट्रिक एसिड आपको मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्सप्लोसिव्स में यूज होता है, इसलिए ये बैंड आइटम है, आसानी से अवेलेबल नहीं होता। इट इज यूज्ड इन मेकिंग वार्निश और ऑर्गेनिक डाइज, वार्निश और ऑर्गेनिक डाइज की फॉर्मेशन में भी यूज होता है। अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूजेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी पहला यूज वही है कि इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रीएजेंट। दूसरा है कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इसको यूज कर सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में, कि ये जो मोटरसाइकिल और कार की जो बैटरीज होती है इन्हें हम लेड स्टोरेज बैटरीज कहते हैं, इनके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। और लास्ट पॉइंट है कि इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए यूज होता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस हैं, इनमें से कुछ दो इक्वेशन अक्सर आ जाती होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर दी है कि फास्फोरस जब नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो P2O5 बनेगा और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोफाइल क्लोराइड बनेगा। और तीसरा रिएक्शन है कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। और चौथा रिएक्शन है कि नाइट्रस एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनियम नाइट्राइट बनेगा, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। पांचवा रिएक्शन है स्टूडेंट्स
नाइट्रस एसिड जब यूरिया के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 4 जो है इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए जाते हैं। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप लोगों को मैं इसमें T20 सीरीज के नाम से एक बुक जो है वो भी पब्लिश करूंगा, जो कि आपको हार्ड फॉर्मेट के अंदर भी अवेलेबल होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।